कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हाई होटल में पहुंचे। इस दौरान वो मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। वहीं मौजूदा सरकार की जितनी उपलब्धियां अपने हिसाब से उन्होंने गिनाई वो भी आपको सुनवाते हैं। सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। उधर बुल्ले शाह, जिसे वीरेंद्र शाह कहा जाता है, उनकी पीठ भी थपथपाकर वो गए हैं। इतना रश देखकर, इतनी भीड़ देखकर उन्होंने सीधा स्टेज पर ही ये बात कही कि बुल्ले शाह को लोग चाहते हैं, हम बुल्ले शाह को इतना प्यार देते हैं, इसलिए आज इतनी जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई है। सीधा आपको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं? हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हुड्डा साहब, आपके राज में 10 साल मौज है, बिल्कुल मौज रही। आम जनता, व्यापारी, हर बंदा आपके राज में, आपके समय बहुत खुश था। 2015 के बाद हम तो जी यतीम हो गए। हमारा तो कोई वाली वारिस नहीं है। कभी कोई टैक्स, कभी कोई बात, कभी सर्कल रेट बढ़ोतरी, कभी निगम की समस्याएं, इन्होंने जीना ऊपर कर रखा है। हर साल सर्कल रेट बढ़ाना, वो भी 200%। और इसके लिए अफसोस सुनवाई कोई नहीं है। माननीय विधायक साहब से मिले, कोई सुनवाई नहीं। सांसद साहब से मिलो, कोई सुनवाई नहीं। कहीं कोई सुनवाई नहीं। हुड्डा साहब, 10 साल आपका राज रहा। अगर कोई समस्या है, शाह जी के पास गए, तुरंत निवारण हुआ। आपके माध्यम से, शाह जी के माध्यम से निवारण होता था। ये ऐसी पहली सरकार आई है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, हम तो कोई वाली वारिस नहीं है जी हमारा। और हर चीज के लिए ऐसे कानून लागू किए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हुड्डा साहब, आपकी सरकार में पहले योजना बनती थी, फिर लागू होती थी। ये पहली ऐसी सरकार देखी है जो पहले लागू करती है, बाद में सोचते करना कैसे था। इनके पास किसी चीज का कोई सिस्टम नहीं है। अब निगम की बात हम करें, रजिस्ट्री के लिए इन्होंने 1.5 साल पहले एक कंडीशन लगा दी कि कोई भी रजिस्ट्री बिना प्रॉपर्टी आईडी के बिना नहीं होगी। आईडी लागू कर दी गई, लेकिन आईडी का क्या है कि उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। निगम में जब हम जाते हैं शाह जी, वहां पे उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके मकान का नंबर है 440L, आप जाके बोले निगम में कि मेरा मकान का नंबर 440L है, मुझे इसकी प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स बताया जाए, वो आपको बता भी नहीं सकते। दे हैव नो डेटा। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं पब्लिक को कि आईडी जब तक नहीं बनेगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी। जिस विभाग के पास अपना रिकॉर्ड ही नहीं है, जो विभाग किसी आदमी के जाने पे उसका प्रॉपर्टी आईडी नहीं बता सकता, उसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बता सकता, वो विभाग में कहता है कि जब तक आईडी नहीं बनेगी तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। कैसा अजीब सी बात है। मतलब कोई बात का कोई सिर पैर ही नहीं है। और इसके बाद शाह जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हर डिपार्टमेंट की एक साइट होती है। हमारे पानीपत नगर निगम की 2 साइटें हैं। वो कहते हैं कि पहले एक प्रॉपर्टी आईडी यूएलबी की साइट पे बनवाओ और एनडीसी की साइट पे इसका नोट यूज करा के इसको दोबारा से अपलोड कराओ। फिर वो कहते हैं कि हम डिजिटाइज्ड हो गए हैं, हम डिजिटल इंडिया हैं, ऑनलाइन करते हैं। हुड्डा साहब, आपने इनको प्रॉपर्टी बेची शाह जी को, इनके नाम रजिस्ट्री हो गई। अब शाह जी को अपने नाम दोबारा जाके निगम में वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ये कहां का डिजिटल इंडिया है सर? ये जो परिषद में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, एक आईडी एक फाइल के लिए बंदा परेशान हो जाता है और पता नहीं कितने कितने पैसे इनको दे के आता, काम तब भी नहीं होता। वो कहते हैं तहसीलदार में सरकार को पैसा चाहिए। सरकार अपना एक सिंपल पर्ची क्रिएट कर ले कि भाई मैंने आपसे 120 रुपए का लेना है, इस जगह पे 200 लेना है, देने को तैयार है। अपनी पर्ची कटवाए और अपना रजिस्ट्री करवाए। जो ये धक्के खिलाना, इधर उधर ले जाना, मतलब लोग पैसे भी देने को तैयार है तो भी काम नहीं हो रहा इस टाइम। मतलब कईयों को तो साल से लागू हुई है, 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने तक खाते हुए काम नहीं बनता। तो अब हम सारे लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इनके पास भी गए थे हम सारे लोग, जो एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला जी के पास भी ये सारी बातें जा चुकी हैं, सीएम सर के पास भी जा चुकी हैं, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो अब सारे आपके पास आए हैं आपसे निवेदन लेके। एक तो विधानसभा सत्र का जैसे अब सत्र शुरू होना है तो आप उसमें ये मुद्दा उठाओ। इससे पूरा हरियाणा परेशान है, सिर्फ पानीपत नहीं, सारे जिले। हरियाणा में आज मैं कह सकता हूँ देवनगरी चौपट आ जाए, इतनी जन समस्याएं हैं। और ये नहीं, जैसे तो पानीपत की बताई, अब जो ये पहचान पत्र जो है, मैंने असेंबली में भी इसका विरोध किया था कि भाई पहचान पत्र किस लिए बना रहे हैं। जब आधार कार्ड है हमारे पास, तो पहचान पत्र की, जब आधार कार्ड सबके पास है, वोटर आईडी सबके पास है, तो पहचान पत्र किस चीज के लिए बना रहे हैं? उससे क्या कितनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है गाँव में जैसे लाल ने कहा पहचान पत्र बना लिया, पहचान पत्र में या प्रॉपर्टी आईडी में एक मकान आ गया एक आदमी के नाम, उसके बच्चे हैं 3, तो क्या करेंगे वो तो एक के नाम जाएगा। बहुत आपस में बहुत इस किस्म का समाज में जो है मतभेद और झगड़े पैदा हो रहे हैं। तो ये जैसे, क्योंकि जितने इस 7 साल इस सरकार को हुए, जितने इन्होंने फैसले लिए हैं सब जन विरोधी फैसले लिए हैं।
जनहित का कोई फैसला मेरे को नजर नहीं आया, ना कोई ऐसा बजट लेके आए जिससे आदमी का फायदा हो। अब जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में मैंने खबर पढ़ी, वहां जींद में पीएन की 3 पोस्ट थी, 3 पोस्टों के लिए 5000 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, मतलब ऐसे वो हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी पहुंच गई। जितनी जगह खाली है वो सरकारी नौकरी, 46,000 तो पोस्ट अकेले टीचर्स की वेकेंट हैं। और जो जिस प्रकार से नौकरी लगी है, डोर की पोल खुल चुकी। HPSC में देखा आपने, पहले सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में देखा, मतलब जैसे पेटम होता है ना, पेटम का कार्ड दो पैसे आ जाएंगे, इसी प्रकार से फलाने पोस्ट के इतने पैसे लगेंगे, इतने मिलेंगे। तमाशा नौकरी जो है, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है सामान का, वैसे नौकरियां बिकी आ रही है। भ्रष्टाचार नगर निगमों में ही नहीं, पूरे हरियाणा में है। 3 सी हैं चल रही हैं हरियाणा का। आज 7 साल के बाद देखोगे, खासतौर पे ये पिछले 2.5 साल में जब से बीजेपी जेजेपी आ रही है, 3 सी चल रही हैं: कर्जा, करप्शन, क्राइम। हुड्डा साहब, राम रहीम को जो फरलो दी गई है, उसके बाद जैस सिक्योरिटी दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? बीजेपी ने इलेक्शन के लिए किया है ये सारी आप लोग छाप चुके हैं। बाकी जहां तक फरलो का सवाल है, फरलो तो एक कैदी का अधिकार होता है, वो किसी का भी रोकना चाहिए। पहले रोका क्यों? वो एक कैदी का अधिकार होता है, इतने साल की जेल काट ले तो इतना फरलो मिल सकता है। पैरोल नहीं है, फरलो वाली चीज है, पैरोल। बाकी सिक्योरिटी देना, असेस करना वो सरकार का काम है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, उसके बारे में नहीं कह सकते। एक तो हम ये उठाने जा रहे हैं, जो कल फैसला किया राजस्थान सरकार ने, हरियाणा में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। इस बात का हम जोशों से कहेंगे, क्योंकि ये तजर्बा जो 2004 में लागू की गई थी पेंशन नई स्कीम, वो तजर्बा ठीक साबित नहीं हुआ। कर्मचारियों की प्राथमिकता ये है कि पुराना किया जाए। दूसरा, 20,000 अभी आशा वर्कर मिली मेरे को, कई आंगनबाड़ी वर्कर मिलती हैं। मैं पूछा तुम्हारी मांग क्या है? बोले हमारी मांग कुछ नहीं, हमारी मांग है जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था वो लागू करें। अनाउंस करते वक्त जो बात मान लो सपोजिंग प्राइम मिनिस्टर ने किया, वो पैसा आ रहा है, लेकिन इनका जो हरियाणा का शेयर बढ़ना था वो नहीं बढ़ा रहे। इसी प्रकार से जो कंपनसेशन है, अब कह रहे हैं 10,000 था 12,000, 10,000 बढ़े 12,000 प्रति एकड़ कर दिया। लैंड का जहाँ खराब हो जाती है, जमीन फसल खराब हो जाती है, 12,000। तो इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 1.5 गुना कर दिया था, तो उसके हिसाब से तो 15,000 होना चाहिए था, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट अपना शेयर नहीं दे रही। तो हर जगह इस प्रकार की कटौती कर रही है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे किसान हो। तो ये और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब सबसे बड़ा एक धोखा हरियाणा के जो मूलभूत हरियाणा के वासी हैं, खास तौर पे जो दलित हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनकी रिजर्वेशन है नौकरियों में हरियाणा में, तो हरियाणा के डोमिसाइल, ये जो एक अंडर द गार्ड की 75% हरियाणा में देंगे, उसमें डोमिसाइल जो है 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। इसका मतलब क्या है? किसको ये इफेक्ट करेगा?
जो मूलभूत हरियाणा निवासी हैं, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका तो नौकरियों में कंपटीशन हो जाए। नौकरियों की बात छोड़ो भाई, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उनको, उसमें वंचित हो जाएंगे। तो मैंने कहा है कि भाई ये हमने कल भी कहा है और विधानसभा में भी उठाएंगे कि जो मूलभूत हरियाणा वासी हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हम नहीं होने देंगे। इन्होंने काम किया, मैं बताया ना, कर्जा बनाने का काम किया है भाई। पानीपत है, करनाल है, आप सब यहीं के हैं। आपको कोई ऐसा काम दिखाई दे रहा है क्या? आप पत्रकार हैं, आप तो यहाँ के खाली पत्रकार नहीं, हरियाणा वासी हैं, हरियाणा में घूमते हो, कोई आपको नजर आ रहा है? हमारे सामने बताएं, कोई जिला ऐसा नहीं जहां कोई ना कोई काम नहीं हुआ हो। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, निफ्ट। कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आया, बन रहा है कुरुक्षेत्र में। एक अहमदाबाद में, दूसरा कुरुक्षेत्र में बन रहा है। करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और पानीपत में जो ये आपकी रिफाइनरी है उसकी डाउन स्ट्रीम्स की वो लेके आए, और प्लास्टिक इंजीनियरिंग की वो लेके आए हम। और फिर आप जाओ सोनीपत, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, मुरथल जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, महिला यूनिवर्सिटी, और देश का आज़ादी के बाद पहला सरकारी तंत्र में महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर में। फिर फरीदाबाद जाओ, वहाँ मेडिकल नहीं, आपका मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में। और फिर आप वहाँ जाओ YMCA जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। मेवात में मेडिकल कॉलेज, और सड़कों का मुद्दा छोड़ दो, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, गुड़गांव में, शिक्षा की बात कर रहा हूँ, और तो फिर बता दूँ, गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी नींव पत्थर प्रधानमंत्री जी ने रखा। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ मेडिकल कॉलेज सारा का प्रावधान था। यहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आपका डॉक्टर आम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, और कई यूनिवर्सिटी आई, लॉ इंस्टीट्यूट वो तो प्राइवेट है, अशोका तो SRM। लॉ तो हमारे लॉ कॉलेज है, लॉ स्कूल बना है। इसी प्रकार से भिवानी आप चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें मेडिकल कॉलेज का प्रावधान था, मंजूर कराया हुआ था हमारा, ये अब तक नहीं पूरा कर सके। इसी प्रकार से आप झज्जर आओ, एम्स जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट और सबसे देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, क्योंकि कैंसर से हमारे बहुत आदमी जुड़े रहते हैं। फिर आप रोहतक आओ, IIM और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और इसको मेडिकल कॉलेज था उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया। फिर आप हिसार जाओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। आप जींद आओ, चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। इसी प्रकार से आप सिरसा जाओ, सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों की यूनिवर्सिटी बनाई हुई थी, आज उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई हमने। तो किसी भी आप देखो शिक्षा में इसी प्रकार से एक समस्या जो थी बिजली की, मैं बैठा था इनके वहाँ चाय पी रहा था, बिजली चली गई। क्यों? बिजली एक समस्या थी, बिजली फैसला करती थी, चुनाव जिताती थी, हारती थी। हमने सरप्लस बिजली में यार ये उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। आप यमुनानगर में पावर प्लांट हमने लगाया, हिसार में लगाया थर्मल पावर प्लांट, 2 झज्जर में लगाए, फतेहाबाद में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, पानीपत के इसका हमने एनहांस किया जो यहाँ पे हमारी वो बनती थी, और फरीदाबाद में उसका एनहांस किया। तो मतलब आज हरियाणा की स्थिति है, बिजली सरप्लस है। एजुकेशन में जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल यहाँ पढ़ते हैं। एक मेडिकल कॉलेज था हरियाणा में,
वो भी हरियाणा बनने से पहले मेरे पिताजी का भी मंत्री थे उस टाइम, रोहतक में मेडिकल कॉलेज बना, और कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था हरियाणा में। आज आप जगह जगह मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप उस हिसाब से देखो। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये जो सड़कें बन रही हैं सब हमारे समय में बनी है। इन्हें तो एक सड़क भी नहीं कहीं बनाई। मेट्रो दिल्ली से भादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई तो कर्जा किस चीज में ले रहे भैया? आप बताओ, आप बता रहे हो विकास की, तो 90 के 90 हल्कों में कहां से विकास हो गया भाई? कहीं बहुत बड़ी सड़क बनाई हो, कहीं यूनिवर्सिटी बनाई हो, कहीं इंस्टीट्यूट बनाया हो, कोई मेट्रो की एक लाइन लाए हो, कोई रेलवे लाइन लाए हो। कांग्रेस पूरी उससे उठा रही हो, जगह जगह साथी हैं, पंडित कुलदीप शर्मा जी भी गए और जगह गए, हमारा विधायक उठाता है इतनी जोर से असेंबली में, पूरे जितने भी विधायक हमारे सारे यहाँ, हमारे बुले शाह जी हैं, वीरेंद्र जी, जब पूरे आवाज उठाते। अगर कांग्रेसी ना उठाते तो आज वीरेंद्र शाह जी आप इन सबको क्यों इकट्ठा करते हैं? क्यों ये आवाज उठाने के लिए चुकी है भाई? और कैसे उठा? और है जी नहीं, वह तो कांग्रेस के है ना, वीरेंद्र शाह जी हमारे साथी हैं। इनको महसूस हुआ कि पानीपत में जाती हो रही है, जब उठा रहे हैं। हुड्डा साहब पानीपत आए हैं, हुड्डा जी पानीपत आए हैं। पानीपत की बात करें, पानीपत वासियों पे इतना बोझ डलता है टोल का। 2009 में आप एक अपनी उपलब्धि बताना भूल गए थे, जो टोल आपने यहाँ पे पानीपत वालों को दिया था, वो आप बताना भूल गए थे। पानीपत अगर किसी ने करनाल जाना तो 2 टोल भरने पड़ेंगे, किसी को रोहतक जाना है आपके पास भी तो भी 2 टोल भरने पड़ेंगे, किसी को दिल्ली जाना है उसके लिए भी टोल भरना पड़ेगा। इसमें आपने आज तक टोल जो लगाए हैं, 2009 में आपका टोल लगा था पानीपत के लिए, सिर्फ पानीपत वासियों पे डलता है वो, उसका बोझ पूरा पानीपत वालों पे है। उसके लिए आपने विधानसभा में कितनी बार आवाज उठाई कि टोल खत्म होने चाहिए? हम तो कहते थे पहले कई हमने अपने समय में टोल भी खत्म किए। 2009 में आपने लगाया था भाई, वो तो एक प्रोजेक्ट के लिए लगाया था ना, और वो तो हो गया अब खत्म। जैसे कुरुक्षेत्र में था, उसका टोल हमने खत्म किया, फरीदाबाद में किया। हमारी सरकार होती तो ये भी खत्म हो जाती। हमारी सरकार, जब हमारी सरकार आएगी तो ये टोल भी खत्म हो जाएंगे। आप तो लगाए थे, लगाए थे उस समय, लगाए प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट की कीमत पूरी हो गई, प्रोजेक्ट की कीमत पूरी हो गई, फिर कितना ऑडिट करेंगे? सर NHI का है ये पॉलिसी, लेकिन प्रोजेक्ट की कीमत पूरी हो जाए फिर तो नहीं होता। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, वो बीजेपी में रहेंगे, वापस आना चाह रहे हैं। जो कांग्रेस छोड़ गए थे पिछले चुनाव में, जो नेता कांग्रेस छोड़ गए थे, अब वापस आना चाह रहे हैं, अब बीजेपी में कुछ उन्होंने भटकाव आया हुआ है, किधर जाएंगे पता नहीं। हुड्डा साहब, सर ये एक जो सरकार की शराब पर नीति है, जिस तरीके से उन्होंने 21 साल करा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? शराब पीने की उम्र घटा दी गई है, 21 साल कर दी गई है सरकार के द्वारा। देखिए, इस सरकार में 2 बड़े माफिया काम कर रहे हैं, एक माइनिंग माफिया, एक शराब माफिया, उन्हीं की चल रही है भाई। कोरोना काल में भी जिस प्रकार से शराब के माफिया हुआ, रजिस्ट्री में घोटाले हुए, जो आप कह रहे हो रजिस्ट्री नहीं कर रहे, उस टाइम तो लगे हुए थे खटाखट रजिस्ट्री करने के लिए, रजिस्ट्री घोटाले हुए। और माइनिंग में आप देखें, मैं खुद वहां डाडम गया था, जिस बेर में 800 फुट नीचे तक गए हुए और बिल्कुल सीधा खोदा हुआ है। हुड्डा साहब, हमारे आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार है, आप मानते हैं कि इस तो आप क्या मानते हो? नहीं है। नहीं, आप हमारी सुनिए, आप विपक्ष में आपकी बात मानेंगे, आपकी सुनेंगे, हमारी बात को छोड़ दो। आपकी बात आपने भ्रष्टाचार है प्रदेश में। जिले की बात करें तो जिले में कितनी बार हेजिटेशन हुए हैं और कौन से धड़े ने किए हैं? शैलजा गुट ने किए? कोई गुट नहीं है, कांग्रेस करती है, गुट नहीं है, गुट किसी का नहीं है, कांग्रेस ने किया है, करप्शन के खिलाफ भी किया है, यहाँ मेमोरेंडम दिए हैं। लेकिन कोरोना का पीरियड था, वो बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं होता, पाबंदी थी। अब देखेंगे, अब डील थोड़ी हुई है कुरुक्षेत्र के बाद, आप देखना। अभी आप कह रहे थे कि मैं कर रहा हूँ, आपकी तसल्ली कर देंगे तो बात। फील्ड में काम कर रहा हूँ, आपकी प्रदेशाध्यक्ष ज्यादा फील्ड में नहीं दिखते, आपकी प्रदेशाध्यक्ष ज्यादा फील्ड में नहीं दिखती कुमारी शैलजा, क्या नहीं दिख रहे? प्रदेशाध्यक्ष संगठन को मजबूत करने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है वो।
नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। सर ये चुनाव आने वाले नगर निगम, नगर निकाय के, पालिका के, उसमें क्या आप सिंबल पर लड़ेंगे आप? देखिए, पहले हमारा ये फैसला था, कॉर्पोरेशन तक का तो ये फैसला था भाई हम सिंबल पे लड़ेंगे। अब और जो दूसरी है, काउंसिल है, कमेटी है, उनके बारे में पार्टी फैसला करेगी। सर कुलदीप बिश्नोई भी सीएम बनने के सपने देख रहे हैं और अपनी टीम उन्होंने छोड़ दी है यहाँ पर, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, आप भी देखो, सुनने ऐसा है, पार्लियामेंट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये मेरे को मालूम है जो रैपिड रेलवे, मेरी बात सुनो, यहाँ से दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर, ये रैपिड रेलवे की स्कीम हमारे समय की है, उस टाइम की है, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं करने से होता। जहाँ हम छोड़ गए थे वहीं है, हरियाणा पिछड़ गया। हरियाणा का जो था नंबर 1 वन का, आज अपने पावदान से बहुत नीचे आ गया और स्वास्थ्य में 11वें नंबर पे आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े कह रहे हैं। बेरोजगारी में पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 पर है, मैं नहीं कह रहा, सीएमआई कर रही है। विधानसभा में वो क्या मुद्दे उठाएंगे वो भी आपको लगातार जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर हम दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हाई होटल में पहुंचे थे, पत्रकारों से लगभग वो आधा घंटा तक मुखातिब हुए और उनकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं वो भी विस्तार से उन्होंने बताई। खास बात ये रही कि पानीपत के जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने मुलाकात की पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से और अपनी बातचीत है वो सामने रखी। एनडीसी के ऊपर जो बवाल पानीपत में चल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने आग्रह किया कि विधानसभा का सत्र जो है आने वाला है, ये सारी बातें जो है आप विधानसभा में रखें। और पानीपत की एक असलियत बात ये भी है कि नगर निगम जो पूरे वर्ल्ड में जिसे कहा जाए भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 आता है, उसी को लेकर आज ये मामला जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सुर्खियां रहा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।